चलिए पाठ प्रारंभ किया। शंकरं शंकराचार्यं केशवं वादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। अनिर्वाच्या विद्याद्वितयसचिवस्य प्रभवतो विवरता यस्यैते व्यदनिलतेजोपवनयः यतश्चाश्वं चरमचरमुच्चावचमिदं नमामस्तद्ब्रह्मा परिमितसुखज्ञानमृतम्। आप सभी प्रतिभागियों का इस उत्कर्ष नामक शास्त्राध्ययनोपक्रम में हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। जैसा कि हम सभी यहाँ उपस्थित हुए हैं ब्रह्मसूत्र चतुस्सूत्री शांकर भाष्य भामती के विचार प्रसंग में, यह हमारी विचार यात्रा कई दिनों से चल रही है। एक पड़ाव पर आकर के यह हमारी विचार यात्रा रुकी है। उस पड़ाव से सुपरिचित होते हुए पाठ को प्रारंभ, जैसा कि यह हमारी विचार यात्रा अध्यास भाष्य पर प्रवर्तित है। इस अध्यास भाष्य का निरूपण करते समय भगवत्पाद शंकराचार्य ने तत्तद आचार्यों के मतों का उपस्थापन किया। सबके यहाँ अध्यास का क्या लक्षण है, क्योंकि प्रायः सभी आचार्य अध्यास को मानते हैं। अध्यास है कि नहीं है, इसमें किसी आचार्य की विप्रतिपत्ति नहीं है। लेकिन अध्यास का स्वरूप किस प्रकार का है, अध्यास का लक्षण क्या है, यह एतद विषयक विप्रतिपत्ति सभी आचार्यों की है। यानी सभी आचार्यों के यहाँ अध्यास के भिन्न भिन्न लक्षण हैं। लेकिन भगवत्पाद शंकराचार्य ने कहा कि सर्वथा तु अन्यस्य अन्य धर्मावभाषताम न व्यभिचरति। सभी के यहाँ अन्य में अन्य धर्मावभाषता व्यभिचरित नहीं। अध्यास सभी मानते हैं, लेकिन उसके स्वरूप में विप्रतिपत्ति है सभी आचार्यों की। इसी भावना से प्रभावित होकर के आचार्य वाचस्पति मिश्र कहते हैं, जिससे हम लोग पूर्व में परिचित हो चुके हैं। कहते हैं सचायम एवं लक्षण कोयम अध्यासः अनिर्वचनीयः सर्वेषां सम्मतः परीक्षकाणां तद्भेदे परम विप्रतिपत्तिः इति अनिर्वचनीयतां दृढयितुम् आह तम केचिदन्यत्र अन्य धर्मावभाषः अध्यासः इत्यादि। तो उसी अध्यास की चर्चा चल रही है। तो जो अख्यातिवादी हैं, प्रभाकर प्रभृति उनके आचार्य हैं, उनके यहाँ अध्यास का लक्षण है यत्र यदध्यासः तद्विवेकाग्रह निबंधन। जैसा कि आत्मख्यातिवादी जो हैं, उनका लक्षण अध्यास का, वो अध्यास का लक्षण मानते हैं यत्र यदध्यासः अन्यत्र अन्य धर्मावभाषा। उससे असंतुष्ट होकर के आत्मख्यातिवादी अख्यातिवादी प्रभाकर प्रभृति उनके अनुयायी अध्यास का लक्षण करते हैं यत्र यदध्यासः तद्विवेकाग्रह निबंधन। यह जो अध्यास का लक्षण प्रभाकर के द्वारा विरचित है, अख्यातिवादियों के द्वारा यह जो अध्यास का लक्षण किया गया, इससे असंतुष्ट होकर के अन्यथा ख्यातिवादी नैयायिक कहते हैं यत्र यदध्यासः तस्यैव विपरीत धर्मत्व कल्पना। इस मत पे हम लोग विचार आज करेंगे। इसके पूर्व में अख्यातिवादियों का जो मत था उससे हम लोग सुपरिचित हुए। अब हम लोग अन्यथा ख्यातिवादी जो नैयायिक हैं, इनका क्या मत है, इससे परिचित होंगे। जैसा कि आचार्य वाचस्पति मिश्र अपने शब्दावली में कह रहे हैं, अन्यत्वत्रापि अपरितुष्यन्तो यत्र यदध्यासः तस्यैव विपरीत धर्मत्व कल्पनाम आचक्षते। माने अन्येतु मतलब अन्यथा ख्यातिवादिनः नैयायिकाः अपरितुष्यन्तः, असंतुष्ट होते हुए। किससे असंतुष्ट होते हुए? तो जो अख्यातिवादियों के द्वारा जो अध्यास का लक्षण बनाया गया यत्र यदध्यासः तद्विवेकाग्रह निबंधनः,
उससे असंतुष्ट होते हुए अन्य लक्षण बता रहे हैं, अध्यास का अन्य लक्षण कर रहे हैं। क्या लक्षण है? यत्र यदध्यासः तस्यैव विपरीत धर्मत्व कल्पना इति। इसका सामान्य अर्थ यूं समझे, जिस अधिकरण में जिसका अध्यास होता है उस अधिकरण के विपरीत धर्म की कल्पना ही अध्यास है। जैसे उदाहरण से स्पष्ट होगा, इदम रजतम, यह जो सुक्ति रूप्य ज्ञान है, इदम विशेषक रजतत्व प्रकारक जो ज्ञान है, यानी प्रातिभाषिक जो रजत है, यहां रजतत्व प्रकारक जो ज्ञान हो रहा है, रजतत्व की जो प्रतीति हो रही है जिस अधिकरण में, वह अधिकरण कौन है? इदंतया, जिसको हम कह रहे हैं सुक्ति। तो उस सुक्ति में सुक्तिकात्व धर्म की प्रतीति न होकर के रजतत्व धर्म की प्रतीति हो रही है, विपरीत धर्म की प्रतीति हो रही है। अतः अध्यास का लक्षण वहां जाता है। यानी यत्र पुरोवर्तिनी वस्तुनि सुक्तिकादौ यदध्यासः रजतादेह अध्यासः तस्यैव विपरीत धर्मत्व कल्पनाम आचक्षते। तस्यैव विपरीत धर्म कल्पना, तत्पद से यहां हम अधिकरण को लेते हैं, यानी जिसमें हम जिसका आरोप कर रहे हैं। तो सुक्तिका में हम रजतत्व का आरोप कर रहे हैं, तत्स्यैव यानी सुक्तिकात्वस्यैव विपरीत धर्मत्व कल्पना यानी रजतत्व धर्म कल्पना। क्योंकि सुक्तिकात्व के विपरीत क्या होगा धर्म? प्रकृत स्थल में रजतत्व धर्म, इसकी कल्पना अध्यास है। इसी को आचार्य वाचस्पति मिश्र अपने शब्दावली में कहे, अन्ये तु अत्रापि अपरितुष्यन्तो यत्र यदध्यासः तस्यैव विपरीत धर्मत्व कल्पनाम् आचक्षते। इदमत्र आकूतम, आगे कह रहे हैं, अस्ति तावत् रजतार्थिनो रजतमिदम् इति प्रत्ययात् पुरोवर्तिनि द्रव्ये प्रवृत्तिः सामानाधिकण्य व्यपदेशश्चैति सर्वजनीनम। यानी देखिए, रजतार्थी जो है, यानी रजत को प्राप्त करने, उस प्राप्त रजत मुझे प्राप्त हो, इस प्रकार की भावना वाला जो है रजतार्थी, यानी रजत ग्रहण समुत्सुक जो है, रजत को पाना चाहता है, ऐसा जो व्यक्ति, वह इदम रजतम इति प्रत्यय, इस प्रकार के प्रत्यय से यानी ज्ञान से पूर्ववर्ती द्रव्य जो है उस द्रव्य में उसकी होती है प्रवृत्ति और सामानाधिकरण व्यपदेश करता है। यानी यहां दो पॉइंट हैं, दो बातें, दो तत्व, एक प्रवृत्ति और दूसरा सामानाधिकरण व्यपदेश। यानी यह जो पूर्ववर्ती वस्तु है, इसमें जिस रजत की प्रतीति हो रही है, उस रजत को देख करके सुक्तिका में पुरुष क्या हुआ? प्रवृत्त हुआ उसको ग्रहण करने के लिए, और मन में जो भी भावना बनाया हो कि इसको हम प्राप्त करके अंगूठी बनाएंगे, ये बनाएंगे, वो बनाएंगे, मुकुट बनाएंगे, जो बनाएंगे, पूजा का पात्र बनाएंगे, जो भी, तो उसकी जो प्रवृत्ति हो रही है, और सामानाधिकरण व्यपदेश जो कर रहा है इदम रजतम, यह जो सामानाधिकरण व्यपदेश है, यह दो तत्व क्यों हो रहे हैं? क्योंकि रजतम इदम रजतम रजतम इदम इस प्रकार के प्रत्यय, रजतार्थी की यह जो प्रवृत्ति हो रही है, पूर्ववर्ती द्रव्य विषयक जो उसकी प्रवृत्ति है, और सामानाधिकरण व्यपदेश जो है वो क्यों हो रहा है? तो रजतम इदम इस प्रकार के प्रत्यय से हो रहा है। यह बात सर्वजनीनम, सर्वजनीन स्पष्ट है, ठीक है। उसी को कह रहे हैं इदमत्र आकूतम, आकूतम मतलब अयमाशयः, इदमस्ति तात्पर्यम्, क्या? अस्ति तावत् रजतार्थिनः, रजतार्थिनः षष्ठी एक, अस्ति तावत् रजतार्थिनः रजतमिदम् इति प्रत्ययात् पुरोवर्तिनी द्रव्ये प्रवृत्तिः सामानाधिकण्य व्यपदेशश्च इति सर्वजनीनम्। यह क्या है? सर्वजनीन। अब आगे कह रहे तदेतत् न तावद्ग्रहण स्मरणयोः तद्गोचरयोश्च मिथो भेदाग्रहात् मात्रात् भवितुमर्हति। यानी यह जो प्रवृत्ति है और सामानाधिकण्य व्यपदेश है, रजतम इदम या इदम रजतम, यह दोनों एतत् पद से किसको लेंगे? पूर्ववर्ती द्रव्य प्रवृत्ति ही सामानाधिकरण व्यपदेश। ध्यान दीजिए,
तो यह जो प्रवृत्ति है और सामानाधिकरण व्यपदेश है, यह दोनों ग्रहण स्मरण और इनका जो विषय, क्योंकि बात पूर्व में कही गई थी कि इदम रजतम, यहाँ दो बातें हैं, दो अंश है, एक रजतांश है, एक इदमांश है। इदमांश में अनुभव रूपता, यानी उसी को यहाँ ग्रहण पद के द्वारा कह रहे हैं, और रजतांश में स्मरण रूपता है। यह बात पूर्व में बात चली थी, ठीक है। तो अब यहाँ ग्रहण स्मरण यो हो तद्गोचरयोश्च, और उनका विषय कौन हुआ? ग्रहण का विषय इदन यदि सुक्ति प्रकृत स्थल में, और स्मरण का विषय कौन हुआ? रजत, ठीक है। तो यह जो प्रवृत्ति है और सामानाधिकरण व्यपदेश है, यह ग्रहण स्मरण और तद्गोचर जो सुक्तिका और रजत, इनका मिथः यानी परस्पर भेदाग्रह मात्रा न भवितुम अर्हति। केवल भेदाग्रह होने से, सुक्ति और रजत का भेदाग्रह, परस्पर भेद का ज्ञान न होने से, अग्रह होने से हो रहा है यह प्रवृत्ति और सामानाधिकरण, यह बात आप नहीं कर सकते। फिर से एक बात मैं बता दूं, यह जो रजतार्थी की प्रवृत्ति हो रही है पूर्ववर्ती द्रव्य विषयक, पूर्ववर्ती द्रव्य को प्राप्त करने के लिए जो रजतार्थी की प्रवृत्ति हो रही है, या सामानाधिकरण व्यपदेश, दोनों ग्रहण स्मरण और तदगोचर जो सुक्ति और रजत, इनके परस्पर भेदाग्रह मात्र से हो रहा है, आप ऐसा नहीं कह सकते न। क्यों बात यह कह रहे हैं? इसलिए यह जो व्यवहार और व्यपदेश है, यानी प्रवृत्ति और सामानाधिकरण है, किसका है? तो चेतन का है। तो चेतन का यह व्यवहार और व्यपदेश, यह ग्रहण निबंधन है, यानी ग्रहण मूलक है, वह अग्रहण मात्र प्रयोजक नहीं है, प्रयोज्य नहीं है ना, अग्रहण मात्र से नहीं हो रहा है। इसी बात को आगे आचार्य वाचस्पति मिश्र कह रहे हैं, ग्रहण निबंधनौ हि चेतनस्य व्यवहार व्यपदेशौ कथम अग्रहण मात्रात् भवेताम। प्रश्नवाचक, यानी चेतन, ऐसा अन्वय करिए, चेतनस्य व्यवहार व्यपदेशौ ग्रहण निबंधनौ कथम अग्रहण मात्रात् भवेताम, ऐसा प्रश्न कि चेतन का यह जो व्यवहार व्यपदेश, व्यवहार व्यपदेश प्रकृत स्थल में क्या लेंगे? प्रवृत्ति सामानाधिकरण्यंच, सामानाधिकरण्य व्यपदेशश्च, ठीक है, ऐसा। तो चेतन का यह जो व्यवहार और व्यपदेश है, यह किन निबंधन है, किन मूलक है? तो ग्रहण निबंधन है। कथम अग्रहण मात्रात् भवेताम, अग्रहण मात्र से यह कैसे होगा? ठीक है, यह नहीं कह सकते कि यह प्रवृत्ति और सामानाधिकरण्य व्यपदेश जो है, ग्रहण स्मरण और तद्विषयक जो सुक्ति और रजत, इनका परस्पर भेदाग्रह मात्र से हो रहा है, यह प्रवृत्ति हो रही है, और सामानाधिकरण व्यपदेश, यह बात आप नहीं कर सकते। इसी बात को आचार्य वाचस्पति मिश्र ने अपने शब्दावली में कहा, तदेतन्नतावत् ग्रहण स्मरणयोः तद्गोचरयोश्च मिथः भेदाग्रह मात्रात् ग्रहण निबंधनौ हि चेतनस्य व्यवहार व्यपदेशौ कथम अग्रहण मात्रात् भवेतम। क्योंकि चेतन का यह जो व्यवहार और व्यपदेश है, प्रवृत्ति और सामानाधिकरण्य है, यह ग्रहण निबंधन है, कथम अग्रहण मात्रात् भवेतम, अग्रहण मात्र से यह कैसे हो सकता है? ठीक है, एतावता यह बात स्पष्ट हुई कि यह प्रवृत्ति और सामानाधिकरण्य व्यपदेश, रजतार्थी का यह दोनों तत्व जो है, प्रवृत्ति और सामानाधिकरण्य व्यपदेश, यह ग्रहण स्मरण अथवा ग्रहण स्मरण का, और ग्रहण स्मरण का जो विषय सुक्ति और रजत, इनका परस्पर भेदाग्रह मात्र से हो रहा है, यह आप नहीं कर सकते। आगे क्या कह रहे? ननु उक्तम ना ग्रहण मात्रात् किंतु ग्रहण स्मरणे एव मिथः स्वरूपतः विषयतश्च अग्रहीत भेदे समीचीन पुरस्थित रजत विज्ञान सादृश्येन अभेद व्यवहारम सामानाधिकरण्य व्यपदेशम च प्रवर्तयतः। देखिए, दो, एक अभेद व्यवहार, दूसरा सामानाधिकरण्य व्यपदेशम च प्रवर्तयतः। अब यहाँ का ननु पद के द्वारा यूं कहे पूर्व पक्ष किया जा रहा है, और उसका समाधान भी देंगे। यानी क्या यह बात है? ननु उक्तम नाग्रहण मात्रात् किंतु ग्रहण स्मरण, यानी यह बात जो कही जाती है क्या कि
अग्रह मात्र से, केवल अग्रह मात्र से प्रवृत्ति और सामानाधिकरण्य का व्यपदेश प्रवृत्ति आदि का कारण नहीं है। यानी अग्रह मात्र, शुक्ति और रजत का भिन्न भिन्न ग्रह न होना, भिन्न भिन्न रूप से इसको ज्ञात न होना, अग्रह मात्र जो है, यह जो बात कही जाती है कि अग्रह मात्र जो है प्रवृत्ति आदि का कारण नहीं है, अपितु समीचीन ज्ञान सादृश्य, समीचीन ज्ञान सारूप्य भी प्रवृत्ति आदि का कारण है, तो न, यह बात आप नहीं कह सकते। ठीक है, अपितु समी ये ऐसा, ये उत्तर में जाएगा। यानी यह जो बात कही जाती है कि अग्रह मात्र जो है, यह अग्रह मात्र प्रवृत्ति आदि का कारण नहीं है, यह बात नहीं कह सकते। क्यों? क्योंकि समीचीन ज्ञान सारूप्य भी प्रवृत्ति आदि में कारण है। एक मिनट, ननु उक्तम ना ग्रहण मात्रात् किंतु ग्रहण स्मरणे एवमिथा स्वरूपतः विषयतश्च अग्रहीत भेदे समीचीन पुरस्थित रजत विज्ञान सादृश्येन अभेद व्यवहारम सामानाधिकरण्य व्यपदेशम च प्रवर्तयतः अथ समीचीन ज्ञान सारूप्यम अनयोः गृह्यमाणम्। हाँ देखिए, यह जो कहा जाता है कि अग्रह मात्र प्रवृत्ति आदि का कारण नहीं है, वह नहीं कह सकते। उसका समाधान देंगे अथ समीचीन ज्ञान सारूप्यम इत्यादि पंक्ति के द्वारा। उसी को करें, ननु उक्तम ना ग्रहण मात्रा किंतु ग्रहण स्मरणे एवं इथा स्वरूपतः विषयतश्च। ग्रहण और स्मरण, इनका, इन दोनों का परस्पर स्वरूपतः और विषयतः अभेद, अग्रहीत अभेदे, अग्रहीत भेद, भेद का ग्रहण न होने पर, स्वरूपतः और विषयतः, क्योंकि झूठ मूठ का जो रजत है या सही का रजत है, दोनों का स्वरूप एक जैसा प्रतीत हो रहा है। और दूसरी बात, दोनों का विषय भी एक है। रजत ज्ञान का विषय कौन हुआ? सही रजत स्थल में इदम रजतम जो है, वहां भी रजत है, और यहाँ भी झूठ मूठ का जो शुक्ति रूपी ज्ञान रजत है, यहाँ जो ज्ञान हो रहा है वह भी उस ज्ञान का भी विषय रजत है। ग्रहण स्मरण का परस्पर स्वरूपतः और विषयतः अग्रहीत भेदे, नहीं भेद का ग्रहण न होने पर, समीचीन पुरस्थित रजत विज्ञान सादृश्य, जिस प्रकार का समीचीन रजत है, हट्टस्थ सही का रजत है, ठीक उसी प्रकार यह है। विज्ञान सादृश्येन एक हेतु, समीचीन पुरस्थित रजत विज्ञान सादृश्येन अभेद व्यवहारम सामानाधिकरण्य व्यपदेशम च प्रवर्तयत। यह अभेद व्यवहार और सामानाधिकरण्य व्यपदेश प्रवृत्त होता है। एतावता यह जो बात कही जाती है कि अग्रह मात्र, केवल अग्रह, सुक्ति और रजत का केवल जो अग्रह है, यह प्रवृत्ति आदि का कारण नहीं है, यह बात नहीं, उसमें प्रवृत्ति आदि का कारण नहीं है, अपितु समीचीन ज्ञान सारूप्य जो है, यह भी प्रवृत्ति आदि का कारण है। केवल अग्रह ही प्रवृत्ति आदि का कारण नहीं है, अपितु समीचीन ज्ञान सारूप्य भी प्रवृत्ति आदि का कारण है। उस पे कह रहे हैं न, अब न करके समाधान देंगे। अथ समीचीन ज्ञान सारूप्यम अनयोः गृह्यमाणं वा व्यवहार प्रवृत्ति हेतु गृह्यमाणं वा सत्ता मात्रेण। कह रहे हैं कि यह समीचीन ज्ञान सारूप्य जिसकी बात तुम कर रहे हो, ये बताओ, गृहीत होकर के व्यवहार प्रवृत्ति का हेतु है, अगृहीत होकर के सत्ता मात्रेण व्यवहार प्रवृत्ति का हेतु है। आपने कहा अभी ननु पद के द्वारा, क्या कहा कि केवल अग्रह मात्र प्रवृत्ति आदि का कारण नहीं है, अपितु समीचीन ज्ञान सारूप्य भी प्रवृत्ति आदि का कारण है। यह बात आपने ऊपर कहा। तो आप ये बतलाओ, यह समीचीन ज्ञान सारूप्य जो है, गृहीत होकर के, ज्ञात होकर के प्रवृत्ति आदि का कारण है, व्यवहार प्रवृत्ति का हेतु है, कि अथवा अग्रहीत होकर के व्यवहार, केवल सत्ता मात्रेण व्यवहार प्रवृत्ति का हेतु है? क्या है बताओ। उसी को कर, अथ समीचीन ज्ञान सारूप्यम अनयोः गृह्यमाणं वा व्यवहार प्रवृत्ति हेतु अगृह्यमाणं वा सत्ता मात्रेण। यदि तुम कह दो यह समीचीन ज्ञान सारूप्य जो है, गृहीत होकर के, ज्ञात होकर के व्यवहार प्रवृत्ति का हेतु है, यदि आप ऐसा कहो तो दो बातें,
एक तो समीचीन ज्ञान सारूप्यम अनयोः ज्ञानयोः इदम रजतम, अथवा अनयोः ज्ञानयोः स्वरूपतः विषयतश्च मिथा भेदाग्रह किन रूप से गृहीत है, ये बताओ। दो बातें, एतद रूप से गृहीत है कि एतद रूप से, यानी आप कहोगे कि समीचीन ज्ञान सारूप्य जो है, यह समीचीन ज्ञान सारूप्य गृह्यमाणम व्यवहार प्रवृत्ति हेतु, गृहित होकर के व्यवहार प्रवृत्ति का हेतु है। तो बताओ किस रूप से गृहित होकर के व्यवहार प्रवृत्ति का हेतु है। अनयो समीचीन ज्ञान सारूप्यम अनयो ज्ञानयो एतद रूप से गृहित होकर के व्यवहार प्रवृत्ति का हेतु है कि अनयो ज्ञानयो स्वरूपतः विषयतश्च मिथा मिथा भेदाग्रह एतद रूप से गृहित होकर के व्यवहार प्रवृत्ति का हेतु है। किन रूप से, उसी को कह रहे कि अथ समीचीन ज्ञान सारूप्यम अनयोः गृह्यमाणं वा व्यवहार प्रवृत्ति हेतु अगृह्यमाणं वा सत्ता मात्रेण गृह्यमाणत्वेपि समीचीन ज्ञान सारूप्यम अनयोः इदमिति रजतमिति च ज्ञानयोः इति ग्रहणम् अथवा तयोरेव स्वरूपतः विषयतश्च मिथः भेदाग्रह इति ग्रहणं किन रूप से गृहीत होकर के व्यवहार प्रवृत्ति का हेतु है। यानी अनयोः ज्ञानयोः इदम रजतम इस रूप से गृहीत होकर के व्यवहार प्रवृत्ति का हेतु है समीचीन ज्ञान सारूप्य, अथवा अनयोः ज्ञानयोः स्वरूपतः विषयतश्च मिथः भेदाग्रह एतद रूप से गृहीत होकर के समीचीन ज्ञान सारूप्य व्यवहार प्रवृत्ति का हेतु है। किन रूप से है बताओ। तत्र न तावत् समीचीन ज्ञान सदृशी इति ज्ञानम समीचीन ज्ञानवत् व्यवहार प्रवर्तकम, कह रहे हैं कि समीचीन ज्ञान सारूप्य जो है जिसकी तुम बात कर रहे हो उसमें प्रथम प्रकल्प का खंडन कर रहे हैं। समीचीन ज्ञान सारूप्य जो है, यह समीचीन ज्ञान सारूप्य सदृशी वही ज्ञान समीचीन न समीचीन ज्ञानवद व्यवहार प्रवर्तकम, जिस प्रकार समीचीन ज्ञान व्यवहार का प्रवर्तक है ठीक उसी प्रकार यह समीचीन ज्ञान सारूप्य जो है प्रवर्तक है। आप ऐसा नहीं कहा। देखिए यह दो प्रकल्प समीचीन ज्ञान सारूप्यम अनयोः ज्ञानयोः इदम रजतम एतद रूप से गृहीत होकर के व्यवहार प्रवृत्ति का हेतु है, अथवा अनयोः ज्ञानयोः स्वरूपतः विषयतश्च मिथः भेदाग्रह एतद रूप से ज्ञात होकर के व्यवहार प्रवृत्ति का हेतु किन रूप से है, उसमें प्रथम प्रकल्प का खंडन कर रहे हैं। तत्र न तावत् समीचीन ज्ञान सदृशी इति ज्ञानम समीचीन ज्ञानवद व्यवहार प्रवर्तकम, कह रहे हैं कि समीचीन ज्ञान सारूप्य जो है, समीचीन ज्ञान सारूप्य ज्ञान, देखिए समीचीन ज्ञान नहीं, समीचीन ज्ञान सारूप्य, यह जो ज्ञान है समीचीन ज्ञानवत व्यवहार प्रवर्तकम न, जिस प्रकार समीचीन ज्ञान जो है व्यवहार का प्रवर्तक है ठीक उस प्रकार है यह समीचीन ज्ञान सारूप्य। तो आप ऐसा नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि नहीं गो सदृशो गवय इति ज्ञानम गवार्थिनम गवये प्रवर्तयति, क्योंकि गो सदृश अयम गवया, गवय कैसी है तो गो सदृश है। तो गो सदृश जो गवय है इस प्रकार का जो ज्ञान है वह ज्ञान गवार्थी को गवय में प्रवृत्त नहीं करती है। यदि आप मानोगे कि समीचीन ज्ञान सारूप्य जो है वह व्यवहार का प्रवर्तक है समीचीन ज्ञान के समान, तो गवार्थी को गवय में प्रवृत्त होना चाहिए, लेकिन नहीं होता। समझ में आ रहा है? यदि आप कहे कि समीचीन ज्ञान सारूप्य जो है वह समीचीन ज्ञान के समान, जिस प्रकार समीचीन ज्ञान व्यवहार का प्रवर्तक होता है ठीक उसी प्रकार समीचीन ज्ञान सारूप्य भी समीचीन ज्ञान के समान व्यवहार का प्रवर्तक होगा, तो नहीं कह सकते। उसी को कह रहे हैं तत्र न तावत् समीचीन ज्ञान सदृशी इति ज्ञानम समीचीन ज्ञानवत् व्यवहार प्रवर्तकम न प्रवर्तकम। क्यों? नहीं गो सदृशो गवय इति ज्ञानम गवार्थिनम गवये प्रवर्तयति, क्योंकि गो सदृशो गवयः, गवय कैसी है गाय के सदृश है। किस प्रकार का जो ज्ञान है समीचीन ज्ञानवत् ज्ञान सारूप्य जो ज्ञान है यह ज्ञान गवार्थिनम गवये न प्रवर्तति, गवार्थी को गवय में प्रवृत्त नहीं करता। यदि आप कहोगे कि समीचीन ज्ञान सारूप्य जो है समीचीन ज्ञान के समान व्यवहार प्रवृत्ति का हेतु होगा तो होना चाहिए गवार्थ का गवय में प्रवृत्ति, लेकिन नहीं होता है। ज्ञान से समीचीन ज्ञान सारूप्य से प्रवृत्ति नहीं होता, केवल समीचीन ज्ञान से ही प्रवृत्ति होगा। ठीक है, तो नहीं गो सदृशो गवयति ज्ञानम गवार्थिनम गवय प्रवर्तयति।
नो को जोड़ दीजिए, न प्रवर्तेते, गो सदृश गवय, इस प्रकार का जो ज्ञान है वह ज्ञान गवार्थी को गवय में प्रवृत्त नहीं करता है। ठीक है, क्योंकि समीचीन नहीं, ऊपर वाली पंक्ति जोड़ दीजिए, तत्र न तावत् समीचीन ज्ञान सदृशीति ज्ञानम समीचीन ज्ञानवत् व्यवहार प्रवर्तकम न प्रवर्तकम, नहीं प्रवर्तकम। यदि ये नहीं मानते हो तो गवार्थिनम गवय प्रवृत्ति स्यात्, होनी चाहिए, लेकिन नहीं होती है। अनयोरेव भेदाग्रह इति तो ज्ञानम पराहतम। और दूसरा विकल्प, दूसरा क्या था कि जो कहे थे कि समीचीन ज्ञान सारूप्यम गृह्यमाणम व्यवहार सत जोड़ दी, गृह्यमाणम सत व्यवहार प्रवृत्ति हेतु उत अगृह्यमाणम सत्ता मात्रेण व्यवहार प्रवृत्ति हेतु। तो गृह्यमाणम सत यदि कह देंगे समीचीन ज्ञान सारूप्य गृहित होकर के व्यवहार प्रवृत्ति का हेतु है, तो हाँ दो प्रकल्प, समीचीन ज्ञान सारूप्यम अनयोः ज्ञानयोः इदं रजतम इति व्यवहार प्रवृत्ति हेतु उदय अनयोः ज्ञानयोः इद अनयोः ज्ञानयोः स्वरूपतः विषयतश्च मिथा भेदाग्रह इति व्यवहार प्रवृत्ति हेतु, यह मानोगे। तो जो दूसरा प्रकल्प है अनयोः ज्ञानयोः स्वरूपतः विषयतश्च मिथा भेदाग्रह, इस प्रकार से ज्ञात होकर के समीचीन ज्ञान सारूप्य व्यवहार प्रवृत्ति का हेतु है, उसका खंडन कर रहे हैं। क्या करके अनयोः ज्ञानयोः, यह जो बातें हो रही है, जहां अनयोः रहेगा वहां भेदाग्रह हो ही नहीं सकता, क्योंकि अनयोः में द्विवचन है, द्विवचन से ही द्वित्व की उपपत्ति हो रही है, द्वित्व की उपपत्ति होने पर द्विवचन है, तो द्विवचन से क्या निकल रहा है कि भेदाग्रह, भेदग्रह, भेदाग्रह हो ही नहीं सकता। उसको कह रहा है अनयोरेव भेदाग्रहे इति तो ज्ञानम पराहतम, भेदा अनयोरेव, अनयोः भेदाग्रह, भेदाग्रह होने पर अनयोः इस प्रकार का ज्ञान जो है मान रहे हो, पराहतम खंडितम, हो ही नहीं सकता। तो उसी को और स्पष्ट कर रहे हैं। ठीक है, पंक्ति लगी कि अनयोरेव भेदाग्रह इति तो ज्ञानम, भेदाग्रह मतलब भेदाग्रह सप्तमी मानिए, भेदाग्रहे अनयोरेव इति ज्ञानम पराहतम, इस प्रकार का ज्ञान क्या हुआ, खंडित हुआ। क्यों, नहीं भेदाग्रहे अनयोर इति भवति, क्योंकि भेदाग्रह होने पर अनयोः इस प्रकार का ज्ञान हो ही नहीं सकता। अनयोर इति ग्रहे भेदाग्रहणम इति च भवति, न को जोड़ दीजिए, और अनयोः इस प्रकार का ज्ञान होने पर भेदाग्रह भी नहीं हो सकता। भेदाग्रह अनयोर इति ग्रहे भेदाग्रहणम इति च भवति, न भवति, नहीं होता। तस्मात् सत्ता मात्रेण भेदाग्रह अग्रहीत एव व्यवहार प्रवृत्ति हेतु ही वक्तव्यम। इसलिए जो दो पक्ष रखा गया शुरू में, क्या कि समीचीन ज्ञान सारूप्यम गृह्यमाणम सद्व्यवहार प्रवृत्ति हेतु उत अगृह्यमाणम सत्ता मात्रेण व्यवहार प्रवृत्ति हेतु, उसमें यह जो दूसरा पक्ष वही मानो, यानी समीचीन ज्ञान सारूप्य जो है गृहीत होकर के व्यवहार प्रवृत्ति का हेतु है, अथवा अगृहीत होकर के सत्ता मात्रेण व्यवहार प्रवृत्ति का हेतु है। यदि गृहीत होकर के व्यवहार प्रवृत्ति, समीचीन ज्ञान सारूप्य गृहीत होकर के व्यवहार प्रवृत्ति का हेतु है, तो उसपे दो पक्ष रखे थे, समीचीन ज्ञान सारूप्य अनयोः ज्ञान एवं रूपेण गृहीतम सद्व्यवहार प्रवृत्ति हेतु उत अनयोः ज्ञानयोः स्वरूपतः विषयतश्च मिथ्या भेदाग्रह एतद् रूपेण व्यवहार प्रवृत्ति हेतु, दोनों का खंडन हुआ। अब तो जो दूसरा, जो शुरू में था समीचीन ज्ञान सारूप्यम गृह्यमाणम सद्व्यवहार प्रवृत्ति हेतु उत अगृह्यमाणम सत्ता मात्रेण व्यवहार प्रवृत्ति हेतु, तो दूसरा पक्ष बचा, उसी को तस्मात् सत्ता मात्रेण भेदाग्रह अगृहीत एव व्यवहार प्रवृत्ति हेतु इति वक्तव्यम। इसलिए सत्ता मात्रेण, जो दूसरा पक्ष, सत्ता मात्रेण भेदाग्रह अग्रहीत एव, भेदाग्रह अग्रहीत हो करके ही व्यवहार प्रवृत्ति हेतु हो। ठीक है, भेदाग्रह अग्रहीत एवं व्यवहार, भेदाग्रह प्रवृत्ति हेतु मतलब जो दूसरा था कि समीचीन ज्ञान सारूप्यम गृह्यमाणम सद्व्यवहार प्रवृत्ति हेतु अगृह्यमाणम सत्ता मात्रेण व्यवहार प्रवृत्ति हेतु, उसी प्रकार है तस्मात् सत्ता मात्रेण भेदाग्रह अग्रहीत एवं, अग्रहीत होकर के ही व्यवहार प्रवृत्ति हेतु, व्यवहार का हेतु है इति वक्तव्यम, ऐसा कहना चाहिए। तत्र किमयम आरोपोत्पादक क्रमेण व्यवहार हेतु आह अनुत्पादितारोपः एव स्वतः इति। आज की चर्चा यहीं समाप्त करते हैं, क्योंकि शुरू से ही नेटवर्क डिस्टर्ब है। ठीक है, आज की चर्चा यहीं समाप्त। कुछ पूछना है तो पूछ लीजिए, कल चर्चा करेंगे इसके विषय में। ठीक है।
कुछ पूछना है पूछ लीजिए, मैं इसको स्टॉप कर दे रहा हूँ।